बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अभी बच्चों, अब आपका लेक्चर नंबर 101 PHY 101। जिसमें पहला जो आपके पास आ रहा है पॉइंट इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अंदर, वो कहता है फिज़िक्स एक साइंस है। ठीक है, साइंस किस चीज़ को आप कहते हो? वो इल्म जो एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, उससे हासिल किया जाता है, उस सारे इल्म को साइंस का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया, एक एंगल इसको देखने का ये। ठीक है, अब साइंस जो होती है वो कुछ जज्बात पे तो चल नहीं रही होती। ठीक है, उन्होंने जो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो वहाँ से जो भी उनके सामने मुशाहिदात आ रहे होते हैं, कोई भी उसके अंदर इवेंट्स अक्कर कर रहे होते हैं, तो वो उसकी रीज़न ढूंढते हैं कि ये ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह क्या है। जिस तरह कोई चीज़ है उसको हाथ से ड्रॉप किया जाता है तो वो ज़मीन की तरफ जाती ही क्यों है। ठीक है, बाद पता चले उसके अंदर एक फोर्स है जिसको ग्रेविटी का नाम दिया गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है ना, वो खाली वो अपने कोई सब्जेक्टिव अप्रोच पे नहीं करते हैं। ठीक है, उसे प्रूव करना पड़ता है बार बार करके। ठीक है, अब किसी बड़े साइंसदान ने कुछ कह दिया तो प्रैक्टिकली वो प्रूव ही नहीं उसे कर सकता, तो उसका नतीजा होगा कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद ये याद रखिएगा आप कि वक्त गुजरने के बाद जो है बहुत सारे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर भी तब्दीलियाँ आ चुकी होती हैं। ठीक है, अब एक बात तो याद रखनी है कि फ़िज़िक्स के जितने भी कवानीन हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते। मैं ग्रेविटी की वैल्यू अगर लाहौर में ये है, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर भी यही होगी। ठीक है, अब माजी के अंदर की मिसालें मैं कुछ आपको देता हूँ कि जिसके अंदर जो चीज़ पहले प्रूव की गई वो बाद के अंदर जो है वो प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बड़ा मशहूर है साइंटिस्ट है मैक्सवेल। ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन दी। उन इक्वेशन के अंदर इसने ये बताया कि मिसाल के तौर पर अब ये कर्शिफ का लॉ एक, ठीक है, कर्शिफ करंट लॉ। तो कर्शिफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन या नोड के ऊपर जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ से आई करंट आ रहा है, अगर ये दो हिस्सों में आगे डिवाइड होता है तो इसका सम इसके बराबर होता है। ये बड़ा मशहूर लॉ है इसका। ठीक है, तो मैक्सवेल ने कहा अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर एक नोड लगी हुई है। जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लेते हैं, ठीक है, फिर उसको चार्ज करते हैं, ठीक है, तो सवाल ये है कि आपके पास जो है यहाँ पर एक करंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक करंट मौजूद है। तो ये जो करंट इसके अंदर है ये एक नोड है। ठीक है, तो इससे आगे जो करंट है, यानी यहाँ पर अगर आई करंट मौजूद है तो फिर इस आगे जो करंट है, ठीक है, वो उतना ही होना चाहिए जितना ये एम्पेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो स्पेस है तो फिर इसका लॉ तो फेल हो गया। ठीक है, तो फिर वहाँ उसको वैलिड करने के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, ये जो आपका करंट है ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो वो इसके बराबर होता है। इसी तरह वो ये कहता है यहाँ से जो इनकमिंग करंट और जो आउटगोइंग है वो भी बराबर। आगे बात समझ में? तो यहाँ आई बराबर आई डी और यहाँ आई डी बराबर आई किया, तो फिर ये ट्रू है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब ये पहले तो नहीं था। ठीक है, तो जो पहले इक्वेशन मौजूद थी उसके अंदर उन्होंने तब्दीली कर दी। ठीक है, जो मैक्सवेल की इक्वेशन बाद में बनी। ठीक हो गया। तो ये वक्त के साथ चीज़ें जो होती हैं। अब उससे भी पहले एक ये था कि आप कहते थे जी कि जो करंट है उसके फ्लो की वजह क्या, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह। बाद में पता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, तो फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, वो तो वहाँ से मूव ही नहीं कर सकते। बाद में पता चला जी कि क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो फ्री होते हैं, वो असल में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक हो गया, उनकी वजह से करंट फ्लो बनता है। तो ये आपको बता रहा हूँ, ओरिजिनली जो है करंट का पहले जो माना गया वो था यही कन्वेंशनल करंट यही होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है ना, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपके पास जो है ना, ठीक है, जो मामलात बनते हैं वो करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है,
तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की एक डायरेक्शन है, एक कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। तो वो बुक में जो डायरेक्शन दी जाती है वो कन्वेंशनल करंट की ही यूज़ की जा रही होती है। आई बात समझ में? वो ये ना कि मैंने ये डायरेक्शन दिया, ये वो तो मैं ऐसे समझाने के लिए दिया है, जो भी डायरेक्शन आप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो लॉ फुलफिल होते हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाइए आपके इसमें इसकी ब्रांचेज हैं क्या। इसमें सबसे पहले आता है आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हम कहते हैं न्यूटनियन मैकेनिक्स भी इसी का नाम है। इसको एक दूसरा नाम होता है, उसे सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स जो होती है ना, इसके दो बुनियादी हिस्से होते हैं। एक को हम स्टैटिक कहते हैं, यानी ये जो मैकेनिक्स है ना, इसके दो बुनियादी हिस्से होते हैं। इसको हम एक को कहते हैं स्टैटिक्स और दूसरे को हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स। स्टैटिक के अंदर तो हम ये देखते हैं ना कि जो ऑब्जेक्ट है बॉडी, उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही होती हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर, लेकिन वो रहती रेस्ट हालत में है। तो वो हम ये देखते हैं वो रेस्ट हालत में रहती क्यों है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसी में भला भी होता है। मिसाल के तौर पर आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपका जो वेट है वो सोफ़े के ऊपर लग रहा है। सोफ़ा एक ऑब्जेक्ट है, आपका वेट एक फोर्स है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन तो ज़मीन की तरफ है, तो क्या वो सोफ़ा जो है वो ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू कर दे। यहाँ ये गाड़ियाँ गुजरती हैं ब्रिजेज़ के ऊपर, तो उनका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, ठीक है। तो जो ब्रिज है उसके पिलर भी क्या टूट के नीचे ज़मीन की तरफ जाना शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो ये सारी स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, स्टैटिक्स के अंदर। इसके बाद आता है डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स में दो ब्रांचेज होती हैं, एक को काइनेमेटिक्स कहते हैं हम। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जब उस पर फोर्स लगती है तो उसकी जो मोशन है उसकी ज्योमेट्री क्या है, यानी वो मोशन हो किस तरह की रही है, किस तरह की है, स्ट्रेट लाइन की है, सर्कल की है, प्रोजेक्टाइल की है। और दूसरी इसको कहते हैं ब्रांच है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर ये देखा जाता है कि उसकी वजह क्या है। तो वो फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटी की फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो वो सारी इसमें स्टडी की जाती है। तो ये सारा कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स, इसको सॉलिड मैकेनिक्स भी आप कह रहे होते हैं, और भी आती है। खैर, इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, यानी इलेक्ट्रॉन है चार्जेस, ठीक है, चार्जेस जो होती है रेस्ट हालत में, ठीक है, और मोशन हालत के अंदर उनकी इफेक्ट देखे जाते हैं, ठीक है। रेस्ट में है तो क्या चार्ज करता है, मतलब अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है इमेजिनरी, मैंने मुराद होता तो है लेकिन डायरेक्ट विजिबल नहीं होता। इसी तरह मैग्नेट होता है, ठीक है जी। मैग्नेट जो होता है वो भी क्या करता है जी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन मानी जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अलग अलग इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर इनको इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद थर्मल आती है फिज़िक्स, उसमें हीट, उसकी प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट की जाती हैं। फिर जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर को हीट देते हैं तो उसके अंदर वो क्या तब्दीलियाँ लेके आता है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स आती है। क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं कि स्मॉल पार्टिकल की मैकेनिक्स को, स्मॉल पार्टिकल्स यानी एटॉमिक, सब एटॉमिक, ठीक है, कि भाई जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है वो कहाँ पर होते हैं, वो जो न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, तो मूव क्या कर रहे होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी मोशन को देखा जाता है। फिर क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये सारा किसके अंदर होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होता है। इसके बाद आपके पास आती हैं डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस हम किनको कहते हैं, ठीक है, डायमेंशंस हम कहते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, ठीक है, वो जिन पैरामीटर्स के ऊपर एक्सप्लेन की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये तो आगे फॉर्मेलिटी है ना, या अभी इसकी फॉर्मल लैंग्वेज क्या होगी डेफिनेट। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है। भैया आपके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, उनकी जो पावर्स होती हैं उनको डायमेंशंस कहते हैं। अब वो जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो यूनिट्स तो आर्बिट्रेरी नंबर होते हैं, ठीक है, जो आपके पास किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके बेस लाइन पैरामीटर्स कौन से हैं, मैस, लेंथ है और क्या है, टाइम है। मैस है, उसके लिए डायमेंशन बनाई जाती है m की पावर 1। फिर क्या, लेंथ है, ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, l की पावर 1 है। फिर टाइम है, ये तो इसकी डायमेंशन की डिस्क्रिप्शन होती है। आगे जो इसके साथ ये देखना कि अभी
इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, कितना मैस हो तो उसको क्या हमने मानना है, तो उसके लिए यूनिट बनाए जाते हैं। उसको क्या नाम दिया जाता है, केजी का, ठीक है जी। लेंथ के अंदर मीटर का दे दिया जाता है और टाइम के अंदर सेकंड का। इसी में ये जो होता है एम के, ये जो होता है ना, ये वाला सिस्टम, ठीक है, MKS सिस्टम, जिसको ये SI सिस्टम होता है, ठीक हो गया। तो ये यूनिट्स होते हैं। और ये तो यहाँ भी यूनिट की अगर पावर देखते ही हो तो होगी तो वन नहीं ना। तो ये किस बेसिक जो है ना फिज़िकल क्वांटिटी का पैरामीटर है जिसमें उसको एक्सप्रेस किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए लिए जाते हैं ना। तो इस तरह ये होती हैं, ये फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल वो होती हैं कि जो ख़ुद तो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं लेकिन बाकी चीज़ें उन पे डिपेंड करती हैं। तो वो जो उनके ऊपर डिपेंड करती हैं उनको जब बनाया जाता है, मिसाल के तौर पर आप एरिया की बात करते हो, तो एरिया किसी भी चीज़ का वो दो लंबाइयों पे ही होता है ना। ये भी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई है ना। तो ये L × L जो होता है, L की पावर 2, तो हम कहते हैं एरिया की डायमेंशन क्या है, 2, यानी दो लंबाइयों जो हैं वो उसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, लेकिन अगर ये यूँ आ जाता तो सर्कलर, ठीक हो गया। तो सर्कल के अंदर आपको क्या, अगर आपने उसका एरिया देखना है तो πr² है ना, ठीक है। तो पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर वगैरह के तो कोई भी नहीं होते, ठीक है। तो जब आप इसकी बात करेंगे, आर जो है आर का स्क्वायर है, आर है तो लेंथ ही ना, जिस तरह मीटर है, ठीक है। तो इसके लिए जब आप यूज़ करोगे तो इसका भी यही आ जाएगा। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, क्यूब आ जाता है। अगर आप किसी चीज़ के वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होता है, वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। ये लंबाई है, इधर ये चौड़ाई हो जाती है, फिर ये ऊंचाई हो जाती है। एक्स, ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, ये वाला, इसकी अलॉन्ग एक्स एक्स यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाई और ये जेड हो जाएगी। तो अभी अगर आपने किसी का वॉल्यूम बयान करना है तो उसमें कौन सी करेंगे आप, वॉल्यूम के लिए क्या है, 3 लंबाई हैं आपके पास, ये तो ये L³ आ जाए, तो इसकी डायमेंशन 3 है। तो इस तरह आप बाकी जितनी भी बनाएंगे वो क्या कहलाते हैं आपके, ठीक है, वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। उनके ड्राइव्ड डायमेंशंस हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक हो गया। ये डायमेंशन है। फिर वो कहता है कि जो एक जैसे डायमेंशन हैं आप उनको ही ऐड कर सकते हैं। मसलन एरिया अगर है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो जिनके सेम डायमेंशन है आप ऐड उनको कोई कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन को थोड़ी ऐड करेंगे। क्या ख्याल है, जिस तरह आपके पास कहते हैं वेलोसिटी जो है, ठीक है, उसके डायमेंशन क्या बनते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है ना, यानी L/T है। और एक्सेलरेशन जो है उसके क्या डायमेंशन है, L/T²। इन दोनों को तो नहीं ऐड कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट हमेशा वही होती हैं, मतलब ये 3 लिखा हुआ है, जो सेम होती हैं, ठीक है, डायमेंशन जिसकी सेम होती है। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप जिसको मर्जी कर लो, L/T × L/T² कर लो, उसका तो मसला ही नहीं है ना। यानी जो डिफरेंट हैं, ठीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक हो गया। इसके बाद है आपके पास ये चीज़, वो ये कहता है कि ये जो फंक्शन होते हैं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, लेकिन जो बदले के अंदर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा उसके डायमेंशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। ये जो मिसाल उसने दी है ये क्या बयान करने लगा है, वो ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन है ये थीटा, वैसे तो एक्स लिखा होता है, ये साइन आपका थीटा, इसको जब एक्सप्लेन करते हो तो ये ऑड पावर इसकी आती हैं अल्टरनेट साइन के साथ, ठीक हो गया। तो यूं ये चलता रहता है। तो अब ये डिफरेंट डायमेंशंस है, पावर ही तो बताती है उसकी डायमेंशन क्या, तो ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक डायमेंशन तो आई को ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो भी निकलना है ये निकलना किसके लिए, वाई के लिए ना। थीटा की तो अपनी पहले ही कोई डायमेंशन नहीं है ना, ठीक हो गया। थीटा तो एक एंगल है जिस तरह यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी आपके पास जो है ना ये चीज़ें जो होती हैं जो फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो ये कहता है कि ये जो एक्स होता है ये डायमेंशनलेस नंबर होता है, लेकिन जो आउटपुट आएगा उसके हो भी सकती नहीं भी हो सकती। फिर वो ये कहता है डायमेंशंस को और यूनिट को कंफ्यूज नहीं करना। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि डायमेंशंस आपके पास क्या होते हैं, ठीक है, वो बेसिक पैरामीटर होता है जिसकी मदद से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ रही होती है। और यूनिट्स वो आर्बिट्रेरी नंबर्स होते हैं जो आगे डायमेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है।
कि हाँ भाई ये 1 kg अगर आपके पास मौजूद है तो यहाँ ये अमाउंट पड़ी हुई है, 1 kg को आपने लिख दिया चलो जी 1000 ग्राम है, तो ये जो मैटर आपके पास मौजूद है इसमें कितने kg होंगे, हाउ मैनी kgs आर देयर। तो हमने पहले एक डिफ़ाइन किया हुआ चलो जी इतनी मिकदार जो है ना ये 1 kg है, ऐसा ही है। तो फिर आपने देखना कि इसमें इसके अंदर इस तरह की कितनी मिकदारें मौजूद है, तो उतने kg बन जाए। फ़र्ज़ करो इस तरह की आप 20 इसमें से मिकदारें निकालोगे तो वो 20 kg बनेंगे ना। आगे भाई इसी तरह लेंथ का मामला, इसी तरह टाइम का मसला, तो ये आपने ज़हन में रखना है। बाकी इसमें कुछ आपको मैं ये डाटा शो कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ डायमेंशनल एनालिसिस में और वो सारा कुछ। नेक्स्ट है वो ये कहता है कि ये आपके पास है बड़े यूनिट हैं, ठीक है, माइल है और आर है, मुख्तलिफ मुल्कों में। अब आप इसको छोटे में लेके आना चाहते हो तो इस तरह कन्वर्ट कर लो, वो आपको पहले ही रूल पता है, ठीक है, कि अगर बड़े यूनिट से छोटे में आना है तो क्या करेक्शन होता है, छोटे से बड़े में आना है तो क्या होता है। लेकिन यूनिट बदलने से किसी चीज़ की मिकदार नहीं बदल जाती। मसलन 1 kg अगर आपके पास लिखा हुआ है उसको आप लिख देते हो 1000 ग्राम है, फ़र्ज़ करो ये है 1 kg कोई भी मिकदार, तो आप इसको ये लिखो या ये लिखो उससे फ़र्क तो नहीं कोई पड़ता है, ठीक है। यूनिट अगर आप डिफरेंट कर भी देते हैं तो उससे मिकदार जो होती है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, उस पर नहीं फ़र्क आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि ये जो ऑर्डर ऑफ ये होता है मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो होता है ना किसी भी आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद है, ठीक है, आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिख देते हैं, ठीक है, ये अब आपके पास तो वो साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखते हैं, मिसाल दे रहा हूँ ना, वो वैसे तो 10 की पावर जो आती है उसकी हम बात करते हैं, राइट साइड पे है तो ये ठीक हो गया, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है ना। लेकिन वैसे अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई ये लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 3 × 10⁻³ है, एक मिसाल दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ आपके पास लिखा 4 × 10⁵ है, तो ये जो पावर होती है ना 10 की, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। अब ये जो क्वांटिटी है ये इससे बड़ी है बाय ऑर्डर 2, ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा ये होता है कि एक और चीज़ भी ख्याल रखना है आपने कि अब जाहिर है ये तो दीवार है, इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना तो मुनासिब नहीं है ना, क्या ख्याल है। यहाँ ये आपके पास एक पूरा क्रेट पड़ा हुआ है जिसके अंदर सेब है या कोई भी फल है, तो हम ये तो नहीं बताएंगे कि अभी ये इतने ग्राम का, यही ज़्यादा से ज़्यादा बताओगे ना कि अभी ये 10 किलो का है या 20 किलो का होता है, यही बयान किया जाता है ना। अब उसको ये तो नहीं बताया जाता जी ठीक है ये जी 10,000 ग्राम का है या 20,000 ग्राम का है, वो ये कह रहा है कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साइज़ के लिहाज से उसके क्या करो आप यूनिट्स एक्सप्लेन करो। अगर थोड़ी चीज़ है, ठीक है, तो वो ग्रामों में ही आएगी ना, जिस तरह कोई भी आप जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं, मतलब दालचीनी की आप बात करते हैं, ठीक है, तो वो किलो के हिसाब से तो नहीं मार्केट के अंदर उस तरह बिक्री होती, मतलब इस्तेमाल जो कम होती है तो वो ग्रामों के अंदर आ जाती है, पैकेट्स के अंदर अवेलेबिलिटी, या तो ये ख्याल रखना। इसके बाद आता है डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है ना उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या होनी चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। अब वेलोसिटी जो है इसके डायमेंशन अभी मैंने बताया लेंथ ओवर टाइम है ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल है, तो जब इधर पुट करोगे तो इसका स्केयर करोगे, ये आ जाएगा L²/T², इधर भी ये आएगा L²/T² है, प्लस एक्सेलरेशन का क्या होता है 2 ठीक है, एक्सेलरेशन का तो होता ही L/T² है ना, ठीक है, तो इसको पुट करोगे L/T² और टाइम के लिए T है, तो ये आ जाएगा L²/T² है, इधर भी आएगा L²/T² प्लस ये आपके पास यहाँ तो इसका ये आएगा L/T² आ गया ना, ये एक T कट जाएगा तो ये L/T है, ठीक हो गया। तो अब ये तो स्केयर वाले ये तो ऐड ही नहीं हो सकते आपस में ना, तो लेफ़्ट साइड पे तो ये डायमेंशन है L²/T², राइट साइड पे आप ना ये ले सकते हैं या नहीं, दोनों, क्या ख्याल है। तो ये आपके पास जो होती है ना, हम कहेंगे कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, यानी इसकी लेफ़्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के क्या हैं, ये होती है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, ये वो होती। इसके बाद आपका अगर इसको करेक्ट करना है तो ये यूँ है, तब U² ये है ना आपके पास, ये उसने A² और T² की बात की हुई है,
तो अब आप इसकी वैल्यू पुट करो वी की और ए की है, और ये पावर भी ऊपर मैनेज कर लो, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, यहाँ भी आएगा एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। इसमें ये इसकी वैल्यू स्क्वायर पुट करो, ऊपर स्क्वायर नीचे टी की पावर 4 आ जाएगी। जब ये पुट करोगे एल स्क्वायर ओवर टी 4 इनटू यहाँ टी पुट करोगे बाय स्क्वायर। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर है। इसका कोफिशिएंट 2 और 1 ये ऐड कर लो आप, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब कहीं ये ना देखना जी इसका कोफिशिएंट 1 है, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं है कि जिसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रूव कर रहे हैं, हमने सिर्फ डायमेंशंस देखने होते हैं। तो हम कहेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक हो गया, तो इस बात को होता देखना। इसके बाद वो कहता है कि आप अगर कोई फार्मूला बनाते हैं, مثلا ये फार्मूला बना मॉलिक्यूलर स्पीड का, तो देखोगे उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से क्विक रिजल्ट दे दें, तो वो ग्राफ आपने बना के देख लेना होता है। अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर तो एक्स एक्सिस होते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी है, उसके मुकाबले में जो है ना एफ ऑफ वी फंक्शन की वैल्यू, वो उसको वाई नाम दो, जो मर्जी दो। वो ये कहता है जब वी की वैल्यू ज़ीरो होती है तो फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। वो इसमें पुट करोगे ना यहाँ पर ज़ीरो, तो वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। फिर वी की वैल्यू जब एवरेज वैल्यू होती है, या आमतौर पे एवरेज वैल्यू को कहा जाता है, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है ना। एवरेज तो पता नहीं कैसे निकालते हैं, वैल्यूज़ को सम करो और उनके नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, ये वैसे बता रहा हूँ। लेकिन वी नॉट कोई एक ऐसी वी की वैल्यू होती है जिसके ऊपर वो ग्राफ या फंक्शन आपको मैक्सिमम स्पीड दे देगा ना। कोई ऐसी वेलोसिटी है जिसके ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, वो आप ये देख लो कि ये वी किसको, स्पीड को, वेलोसिटी को कह रहे हैं मॉलिक्यूलर, तो फंक्शन भी किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करेगा। तो वहाँ पर ये मैक्सिमम होती है, और उसके बाद जैसे वी की वैल्यू बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो ये फंक्शन की वैल्यू कम होती जाती है। इतनी कम होती है कि जैसे ही आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, ये फंक्शन की वैल्यू दोबारा एक्स एक्सिस के करीब आने का मतलब है फंक्शन की वैल्यू दोबारा ज़ीरो हो रही है, जिस तरह ये एक्स एक्सिस पे ज़ीरो होती है। तो इस तरह की आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, और जो आपको एडवांटेजेस हो सकते हैं कि अगर आप ये चीज़ें बनाते हैं तो। ठीक है, बाकी मैं आपको ग्राफ इसका दे देता हूँ, वो डेटा वगैरह जो है ना, इसमें मैंने ये फिर बताता हूँ आपको कि ये ग्रुप्स वगैरह बनाने का मकसद क्या है। कुछ चीज़ें आपके सामने बयान करता हूँ। अब जिस तरह आपके पास है ये, ठीक है, ठीक है जी, ये डेटा आपको दिया हुआ है। तो फॉर्मली भी बच्चों को चीज़ें चाहिए होती हैं कि पेपर में क्या लिखना जाके, ठीक है। ये सारा आपके लिए वो चीज़ें होती हैं कि जो आपको नॉलेज या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि MCQs बेस्ड आपके पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए फिर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। अभी आपको जो है ना कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ कि आप लोगों के लिए जो